हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं CUET PG होम साइंस के 2025 के PYQs, जहाँ पे आपको मिलेंगे क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका थ्योरी पार्ट भी कवर होता रहेगा। ठीक है, तो सारी बातें लास्ट में करते हैं। शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहने का मतलब है कि आयरन कहाँ पे स्टोर होता है, आयरन कहाँ पे स्टोर नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपसे ये पूछा है कि आयरन कहाँ पे स्टोर नहीं होता है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, आयरन गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? आपका पित्त। गॉल ब्लैडर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय कहाँ पे स्टोर होता है? पित्ताशय क्या स्टोर करता है? पित्त को स्टोर करता है। ठीक है, आयरन कहाँ पे स्टोर होता है? टिश्यू मैक्रोफेज में, स्प्लीन में और बोन मैरो में आयरन स्टोर होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। शरीर में आयरन का संग्रह कहाँ कहाँ पे होता है? आयरन शरीर का एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व है जो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन के निर्माण और RBCs के बनने में उपयोग होता है। शरीर में आयरन का संग्रह उन अंगों में होता है जो रक्त से संबंधित कार्य करते हैं। स्प्लीन हो गया, स्प्लीन, टिश्यू मैक्रोफेज, हाँ, बोन मैरो, ये सब क्या है? आपके आयरन स्टोरेज हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेम द साइन ऑफ सीवियर विटामिन ए डिफिशियंसी इन विच द कॉर्नियल लॉसेस इट्स नॉर्मल स्मूथ एंड ग्लिस्टनिंग अपीयरेंस एंड बिकम्स ड्राई एंड रफ। ये कह रहा है कि विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमारी जो कॉर्निया है वो किस स्टेज में खोती है अपनी स्मूथनेस और अपना सॉफ्टनेस, वो सॉफ्टनेस अपीयरेंस वो किस स्टेज में खोती है जहाँ पे वो ड्राई और रफ हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कॉर्नियल जीरोसिस। जीरोसिस का मतलब ही होता है कि ड्राइनेस। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3। कॉर्नियल अल्सर क्या होता है? कॉर्नियल अल्सर का मतलब होता है कि इंजरी हो जाना या घाव हो जाना। कहीं भी अगर आपको अल्सर टर्म दिखे तो उसका मतलब क्या होता है कि घाव बनना और कोई भी चोट या कोई भी इंजरी होना। ठीक है, तो कॉर्नियल अल्सर का मतलब होता है जब हमारी कॉर्निया में घाव बनने लगते हैं, कोई इंजरी हो जाती है। अब यहाँ पे कॉर्नियल स्कार क्या होता है? कॉर्नियल स्कार का मतलब होता है इंजरी के बाद में जो दाग पड़ते हैं, जो धब्बे पड़ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉर्नियल स्कार कहते हैं। कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब ड्राइनेस एंड रफ। फिर हमारा है केरोटोमलेशिया। ये विटामिन ए डिफिशियंसी की सबसे सीवियर कंडीशन होती है। यहाँ पे जो हमारी कॉर्निया होती है वो मेल्ट होने लगती है, सॉफ्ट होके वो मेल्ट होने लगती है। वो किस स्टेज में? केरोटोमलेशिया के स्टेज में। यहाँ पे मैंने स्टेजेस भी आप लिख दिए हैं, स्टेजेस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। तो अगर आप इस स्टेजेस को याद कर लेते हो तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत हेल्प होगी। तो सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता है या रात में कम दिखाई देना। कंजक्टाइवल जीरोसिस, यहाँ पे जो हमारी आँख है, आँख में जो हमारा सफ़ेद पार्ट होता है उसमें ड्राइनेस हो जाती है, वो सूखापन उसमें आ जाता है। बाइट आउट स्पॉट का मतलब होता है हमारी आँखों में छोटे छोटे स्पॉट्स, छोटे छोटे दाने पड़ने लगना। कॉर्नियल जीरोसिस का मतलब ही होता है कि ड्राइनेस। केरोटोमलेशिया सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है, सबसे सीवियर कंडीशन होती है जहाँ पे हमारी कॉर्निया मेल्ट होने लगती है। कॉर्नियल स्कार का मतलब होता है कि इंजरी के बाद में जो दाग पड़ते हैं, जो धब्बा पड़ जाता है, जो निशान पड़ जाते हैं, वही क्या है? स्कार्स है। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के कौन से लक्षण नहीं है इसमें से? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका सीवियर कैलोरी मालन्यूट्रिशन, जनरलाइज्ड ओडेमा, डीपिगमेंटेशन ऑफ स्किन, डायरिया ऑफन प्रेजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे कंडीशन क्वाशियोरकर में आपको देखने को मिलेंगे।
क्वाशियोकर क्या होता है? ये प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है। जब हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, फिर क्वाशियोकर होता है। क्वाशियोकर और मेरास्मस में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। क्वाशियोकर प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है, जबकि मेरास्मस जो होता है वो प्रोटीन प्लस कैलोरी डिफिशियंसी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हाउसिंग पैटर्न। हाउसिंग पैटर्न के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं? हाउसिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपको वो बताने हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 है, पब्लिक ओपिनियन, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। 4th है आपका मटेरियल्स ऑफ एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपका अप्रोप्रिएट जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। हालांकि जो चारों ऑप्शंस हैं वो भी फैक्टर्स हैं हाउसिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने के लिए, पर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये रहा उसका एक्सप्लेनेशन। जब आपको मैं PDF प्रोवाइड करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड पर्सन्स लिव इन एन इंस्टीट्यूशन टेकिंग देयर मिल्स फ्रॉम अ कॉमन किचन। कॉमन किचन से जो ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे कॉमन किचन से लोगों को फूड प्रोवाइड होता है, ठीक है? तो वो क्या है? सेंसस हाउस है, इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड है, या सेमी परमानेंट हाउस है, या हाउस होल्ड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड। कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड में क्या होता है कि यहाँ पे आपस में रिश्तेदार ना होने वाले लोग किसी संस्था पे रहते हैं, ठीक है, जो एक ही रसोई से बना हुआ फूड कंज्यूम करते हैं। और चाहे वो हॉस्टल हो गया, चाहे वो वृद्धाश्रम हो गया, जेल हो गया, अस्पताल हो गया, ये सब क्या है? ये सब संस्थागत गृहस्थी के अंदर आएंगे, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस क्या क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं। जैसे सेमी परमानेंट हाउस का क्या मतलब होता है कि यह मकान की बनावट को बताता है, जैसे कुछ हिस्सा पक्का और कुछ कच्चा, इसके लोगों के साथ रहने या खाने से कोई संबंध नहीं है। इसका जो ये ऑप्शन दिया गया था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। इसका कनेक्ट डायरेक्ट कोई कनेक्ट नहीं है लोगों के साथ में, लोगों के साथ रहने में या खाने से। फिर है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में आपका आता है कि इसमें आपके परिवार आ जाएंगे, परिवार के मेंबर्स आ जाएंगे, जहाँ पे सब एक ही रसोई का खाना बना हुआ खाते हैं। आपके PG आ जाएगा, जो प्राइवेट गर्ल्स या प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं, जहाँ पे जहाँ पे रूममेट्स एक साथ फूड खाना को शेयर करते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे बनाते हैं, एक ही साथ खाते हैं, भाई बहन साथ रहते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? हाउस होल्ड के हैं, PG में रहने वाले फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे? अब मोटिवेशन, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज़, फिलॉसफी आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेशन, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज़, फिलॉसफी, ये सब किस रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं? अफेक्टिव रिसोर्स है, टेम्पोरल रिसोर्स है, कॉग्निटिव रिसोर्स है, या साइकोमोटर रिसोर्सेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, मोटिवेशन, इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज़, ये सब कहाँ आते हैं? आपके भाव हैं, ये सब आपके भावनात्मक रिसोर्सेज होते हैं। ये आपका कोई मानसिक या आपका कोई साइकोमोटर रिसोर्स नहीं होता है, ये आपके भाव होते हैं। आपका मोटिवेशन, आपके वैल्यूज़, ये सब एक भावनात्मक रिसोर्सेज हैं। भावात्मक रिसोर्सेज संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जो भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोण, रुचि और प्रेरणा से जुड़े होते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और किसी व्यक्ति का निर्णय लेना। कालिक संसाधन मतलब टेम्पोरल रिसोर्सेज, ये वे संसाधन होते हैं जो समय से संबंधित होते हैं, जैसे किसी कार्य के लिए उपलब्ध समय का प्रबंधन, ये सब इसमें शामिल होते हैं। संज्ञानात्मक आपका संज्ञान से आपकी बुद्धि से रिलेटेड होता है, आपके बौद्धिक क्रियाओं से ये संबंधित होता है। आप कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, क्या याद रखते हो, आपका तर्क करने की क्या कैपेसिटी है, ये सारी जो क्षमताएं हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं? कॉग्निटिव रिसोर्सेज से। फिर है आपका साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब आपकी जो
मनः शारीरिक, जो आपके मन का है, जो आपके मन से होता है, जो आपका मनः शारीरिक संसाधन है, वो सब किस में आते हैं? साइकोमोटर में। शरीर की गतिविधियाँ, कौशल, गति, ये सब किस में आएंगे? साइकोमोटर में। आप लिखते हो, आपके जो आप लिखते हो, दौड़ते हो, या फिर आप कोई इक्विपमेंट का यूज़ करते हो, वो सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? साइकोमोटर के। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स शिफ्टिंग ऑफ कलर्स टू द सराउंडिंग एरिया और टू द एडजस्टेंट सरफेस। मतलब ये है कि कलर का आसपास में लगना, ठीक है, माइग्रेट हो जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका चला जाना। ये कब होता है वो पूछ रहा है। ये किसके अंदर आता है ये पूछ रहा है, ठीक है। फ्रॉस्टिंग के अंदर आता है, फ्रॉस्टिंग के अंदर आता है, माइग्रेशन के अंदर आता है, ब्लीडिंग के अंदर आता है, या क्रॉकिंग के अंदर आता है? तो फ्रॉस्टिंग नहीं है, ब्लीडिंग भी नहीं है, क्रॉकिंग भी नहीं है। सही आंसर क्या है? माइग्रेशन है। क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं। फ्रॉस्टिंग क्या होता है? फ्रॉस्टिंग का मतलब होता है कि धुंधला या सफ़ेदपन आ जाना। जैसे कि जब भी कोई कपड़ा धुलते हैं हम, धुल के धूप में सुखा देते हैं, तो क्या होता है? उसका कलर उड़ जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, वो क्या है? फ्रॉस्टिंग है। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग से रसायनों का खाद्य पदार्थ या अन्य सामग्री में जाना, ठीक है। माइग्रेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होना, वो क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है। ब्लीडिंग क्या होता है? ब्लीडिंग का अर्थ है रंग का अपने स्थान से फैलकर आसपास की सतह या आपस के क्षेत्र में जाना। जैसे कपड़ा कोई मान लो कि वो कलर छोड़ता है, जब आप उसको वाइट कपड़े को और जो कपड़ा कलर छोड़ता है उसको एक साथ भिगो दोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो कलर ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। वो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो आसपास के कपड़े हैं, उनमें भी वो कलर चला जाता है, ठीक है। क्रॉकिंग क्या होता है? क्रॉकिंग का मतलब होता है कि जब रगड़ के कारण रंग का दूसरे स्थान पर लग जाना, रगड़ने से उसका कलर छूटना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? क्रॉकिंग कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड, माइग्रेशन। अरेंज द, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अरेंज द स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिटिक थ्योरी इन करेक्ट सीक्वेंस। सिगमंड फ्रॉयड जी की साइको एनालिटिकल थ्योरी है एक, उसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेटेंसी आएगा, या एनल आएगा, फैलिक आएगा, ओरल आएगा, या जेनाइटल आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपका आएगा डी कैसे आएगा? ओरल स्टेज, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? पहले वो फीड करना शुरू करता है, माँ का दूध पीना शुरू करता है। वो कहाँ से शुरू होता है? ओरल, वो मुंह के माध्यम से फीड करना शुरू करता है। हाथ को चूसना, अंगूठे को चूसना, ये सब क्या है? ओरल स्टेज है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका? एनल स्टेज। फर्स्ट आपका हो गया ओरल, सेकंड हो गया आपका एनल, ठीक है। ये जो इम्पॉर्टेंट थियरीज़ हैं हम इसे एक वीडियो में भी कवर करेंगे अच्छे से, ठीक है। और थर्ड आपका हो गया ये फैलिक स्टेज, ठीक है। थर्ड क्या है? फैलिक स्टेज। फोर्थ क्या है आपका? लेटेंसी स्टेज। फिफ्थ क्या बचा आपका? जेनाइटल, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, बी, सी, ए एंड ई। ओरल स्टेज क्या होती है? ये जो स्टेज है वो, इसकी जो एज होती है वो जन्म से लेके 1 साल तक होती है, बर्थ टू 1 ईयर। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? मैंने जो भी बोला कि वो अपने मुंह से जुड़ी हुई क्रियाएं करता है, मुंह से जुड़े हुए वो एक्टिविटीज़ करता है। जैसे अभी मैंने बताया, माँ का दूध पीना, अंगूठा चूसना, काटना, चबाना, ये सब क्या है? उसके
प्लेजर थॉट्स हैं, प्लेजर एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ से उसको खुशी मिलती है, जहाँ से उसको आनंद मिलता है। ठीक है, वो क्या है? ओरल स्टेज। फिर सेकंड है आज उसका एनल स्टेज। एनल में क्या होता है? एनल जो एज है वो 1 to 3 ईयर्स है। इसमें क्या होता है? इसमें उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, उसे अपने बाउल एंड ब्लैडर पे कंट्रोल कैसे करना है वो सिखाया जाता है। वो कौन सी स्टेज होती है? एनल स्टेज। इसकी जो एज है वो 1 to 3 ईयर्स है। फिर है हमारा फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है? ये इसकी जो एज है वो 3 to 6 ईयर है। इसमें जो बच्चा होता है वो गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ में डिफरेंस करना उसको समझने लगता है कि क्या डिफरेंस है, एक लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस होता है, वो ये समझने लगता है। वो अपने विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होता है। कहने का मतलब है कि अगर वो लड़की है तो अपने पिता की तरफ वो अट्रैक्ट होगी, उसका जो अपने पिता की तरफ ज़्यादा लगाव होगा, और जो लड़का होगा उसका अपनी माता की तरफ, मतलब विपरीत, अपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ में उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अटैचमेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर लड़की को जब अपने पिता से अट्रैक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। भूलना नहीं है आपको, ये एग्जाम्पल आपके ये टर्म देके एग्ज़ाम के टाइम में पूछा जाता है, और जो भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे PYQs हैं। आप जाके एक बार 2025 के PYQs देख सकते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अगर जब गर्ल्स अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रा। जब एक बॉय अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं हम? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गई बात? ये हमारा था फैलिक स्टेज में। देन हमारा फोर्थ स्टेज है लेटेंसी स्टेज, जहाँ पे जो इसकी एज होने वाली है 6 ईयर टू प्यूबर्टी, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनमें सेक्सुअल फीलिंग्स आने लगती है, डिज़ायर बढ़ने लगती है, सेक्सुअल फीलिंग उनमें आने लगती है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा पढ़ाई, फ्रेंडशिप और न्यू एक्टिविटीज़ को, न्यू स्किल्स को वो अपना न्यू स्किल्स पे वो अपना फोकस करने लगता है। ठीक है, प्यूबर्टी। फिर हमारा जो पांचवा स्टेज है वो है प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड। प्यूबर्टी में यहाँ पे जो बच्चे की जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो एक मैच्योर फॉर्म ले लेती है, उसे पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब उसमें डेवलप हो जाते हैं, ये सारी मैच्योरिटी उसमें आ जाती है। वो कौन सी एज है? वो प्यूबर्टी टू एडल्टहुड में आती है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था भारत में, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है उसका। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा 1952 में शुरू किया गया था। यह भारत का पहला बड़ा ग्रामीण विकास कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास का विकास, गांवों के विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, पीपल पार्टिसिपेशन पर भी काम किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम NAEP कब अनाउंस्ड हुआ, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1978। इसमें क्या हुआ था कि ये भारत सरकार द्वारा 1978 में शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था एडल्ट की जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देना, वयस्कों में साक्षरता को बढ़ाना,
15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। 15 से जो 35 साल के एडल्ट हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसका ये उद्देश्य था। सामाजिक जागरूकता और कार्यात्मक साक्षरता का विकास करना, ये इसके कुछ उद्देश्य थे। आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा यहाँ होम साइंस विद प्रिया, ये टेलीग्राम चैनल आप स्कैन कर सकते हो। इसको स्कैन करोगे तो आप हमारे ग्रुप पे पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, CUET UG PG एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई जानकारी लेनी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कुछ भी क्या है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, फॉलो, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको कहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है, आपका कौन सा पार्ट चाहिए, कौन से टॉपिक को कवर करना है, आप ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।